आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर चैप्टर 5 का। जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर डिजीज़ या डिफॉर्मिटीज़ ये इनहेरिटेबल होते हैं, यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसी के साथ साथ अगर ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं तो ऑब्वियसली ये जेनेटिक मटेरियल से ही एसोसिएट होते हैं। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। पहला है, इसमें आपका पहले होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसी में हम दूसरे पढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एक होते हैं मेंडेलियन और एक होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इन दोनों डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा था जो अगर हम सिंगल क्रोमोसोम्स की बात करें यहाँ पर, तो जो हम क्रोमोसोम्स देखते हैं, क्रोमोसोम्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके ऑटोसोमल और एक होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम। ये दो तरह के क्रोमोसोम होते थे, हमने इनके बारे में पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम है वो टू टाइप्स के होते हैं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये वन पेयर होता है, यानी कि टू क्रोमोसोम और लास्ट होता है। और जो ऑटोसोमल होते हैं ये बाकी के क्रोमोसोम होते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इन दोनों डिसऑर्डर्स में एक बात आप देखेंगे, ये डिसऑर्डर्स किस वजह से होता है? ये मेनली जीन की वजह से होता है। अगर सिंगल जीन में किसी भी तरह की अल्ट्रेशन हो जाए, चेंजेस, म्यूटेशन, सडन या फिर रिप्लेस हो जाए, वो अल्ट्रेशन में ही आ जाएगा, वो रिप्लेस हो जाए या फिर डिफेक्ट हो, उस डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, जीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा आगे किसी प्रोटीन की, जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर्स होगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में होगा जो या तो सिंगल क्रोमोसोम या फिर मोर देन वन क्रोमोसोम चेंजेस आ जाएं स्ट्रक्चर में, रिप्लेस हो जाए या फिर डिलीट हो जाए, तो उस केस में होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मोर देन वन क्रोमोसोम डिलीट और ऐड, ये दोनों ही केसेस अलग होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक और बात, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि क्रोमोसोम्स टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम। तो जब हम बात करते हैं इन डिसऑर्डर्स की, तो ये डिसऑर्डर्स भी डिवाइडेड होते हैं कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, और ये दूसरे होंगे आपके सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ये होता है आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। सेम इसमें भी होते हैं ऑटोसोमल और दूसरे होते हैं आपके सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स।
अच्छा, अब हमें याद है जो आपकी जीन होती है उसके पास एलील्स होते हैं, और एलील्स क्या होती है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक जीन है ए, कैपिटल लेटर से हम क्या डिनोट करते हैं कि ये जो है डोमिनेंट है, और दोनों ही सेम है तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। अगर हम लिख दें स्मॉल ए तो ये भी होमोजाइगस है, होमो यानी कि सेम है, लेकिन ये रिसेसिव है। हम कैपिटल लेटर से डोमिनेंट को शो करते हैं और स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव को शो करते हैं। लेकिन अगर केस हो एक कैपिटल एक स्मॉल अलील्स, तो ये वाली अलील्स केस होती है आपकी हेट्रोजाइगस। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव होता है, और ये हेट्रोजाइगस केस होता है, डिफरेंट हो जाता है। लेकिन इस केस में भी हमने पढ़ा था मेंडल्स लॉ में कि अगर इस केस में क्या होगा, जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये मेंडल का लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ होती हैं ये भी दो तरह की ही होती हैं। किसी भी आप सिंगल डिजीज़ की अगर हम बात करें, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या फिर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो ये किस तरीके से होती हैं? ये रिसेसिव भी हो सकती हैं और ये डोमिनेंट भी हो सकती हैं। डोमिनेंट, ठीक है। इसके बाद सेम इसी तरीके से ये रिसेसिव हो सकती हैं और सेकंड डोमिनेंट हो सकती हैं। अच्छा, ये सेम इस केस में भी होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिर्फ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम क्या देखेंगे कि सिंगल जीन की वजह से या तो उसमें अल्ट्रेशन आए, किसी तरीके का चेंजेस आ गया है, उसमें म्यूटेशन हो गया, वो रिप्लेस हो गया है दूसरे जीन से, या फिर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से वो आगे एक जो प्रोटीन या एंजाइम है उसकी सिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। मेनली जीन्स का क्या काम होता है? एक पर्टिकुलर प्रोटीन की या एंजाइम की सिंथेसिस करना। ठीक है, तो उसे आप कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर भी टू टाइप्स का, इसमें आप दो तरह की चीज़ें पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स कि एक होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, जो ऑटोसोम्स में हो उसे आप कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, और जो सेक्स लिंक जीन्स में हो उन्हें हम कहेंगे सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। अब इनको भी हमने टू टाइप्स में पढ़ना है। कैसे? एक होगा रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और एक होंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स भी टू टाइप का हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स रिसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है। अब ये होगा कैसे? अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा डोमिनेंसी का काम क्या होता है डोमिनेंट जीन का, कि वो रिसेसिव की प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो डोमिनेंट के केस में क्या होगा कि सिंगल जीन, जैसे कि मान लेते हैं एक्स और वाई है, तो जो एक्स क्रोमोसोम अगर आपका अफेक्टेड होता है, अच्छा ये तो सेक्स लिंक में आएगा, कोई भी क्रोमोसोम हम मान लेते हैं ए है, अगर सिंगल जीन अफेक्टेड है, मान लेते हैं ये अफेक्टेड है, ये डॉट साइन अफेक्शन शो कर रहा है और इसकी वजह से डिसऑर्डर है, तो यानी कि एक सिंगल जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर दूसरे की प्रेजेंस में भी, तो ये डोमिनेंसी शो कर रहा है। यहीं उल्टा रिसेसिव में क्या होगा, दोनों ही एलील्स का डिफेक्टिव होना ज़रूरी है किसी भी डिसऑर्डर्स को शो करने के लिए। जब दोनों ही एलील्स अपने आप को डिफेक्टेड शो करेंगी तो उस केस में क्या होगा, ये रिसेसिव होगा। तो अब हम इन्हीं डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे या फिर जो डिसऑर्डर्स हैं। तो इस केस में हम पढ़ेंगे जो आपके डिसऑर्डर्स हैं, इसमें आते हैं आपके हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया,
कलर ब्लाइंडनेस, एक पढ़ेंगे हम थैलेसीमिया के बारे में। हम यहाँ पर इन सब डिसऑर्डर्स या फिर डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इनके कारण होते हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कि इसमें सिर्फ एक जो सिंगल जीन अफेक्टेड होता है या बोथ पेयर्स ऑफ अलील्स अफेक्टेड होते हैं। इन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया को हम कहते हैं ब्लीडर डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, ब्लीडर डिजीज़। हीमोफीलिया में होता क्या है, जिस भी इंसान को ये डिजीज़ होती है या फिर डिसऑर्डर होता है, अगर उसे सिंगल इंजरी भी आ जाती है, सिंगल कट भी लग जाता है, तो उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। सेक्स लिंक यानी कि ये जो सेक्स लिंक क्रोमोसोम है उनसे ये जुड़ा होता है। रिसेसिव डिसऑर्डर से यानी कि दोनों ही अलील्स का कैसा होना ज़रूरी है, अफेक्टेड होना इसमें ज़रूरी होता है। हीमोफीलिया के केस में कैरियर या फिर हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ हीमोफीलिया ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जो कि डिफेक्ट करता है किसको, जो प्रोटीन क्लोटिंग फैक्टर्स बनते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो उसको। इसका मेन कारण क्या होता है, ये इस डिजीज़ में सिंगल प्रोटीन जो कि पार्ट होता है कैस्केड प्रोटीन का, जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में ज़रूरी होता है, वो अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल जिसको ये डिजीज़ होती है उसकी एबिलिटी जो होती है कोगुलेंट प्रेजेंट करने की, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट करने की, वो लॉस हो जाती है। उसको सिंगल इंजरी की वजह से भी बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है। अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग में। ये कंडीशन कौन सी होती है, एक हेट्रोजाइगस फीमेल के लिए क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स एक्स। हेट्रोजाइगस कब होगा, जब इसमें से कोई एक कैरियर होगा, अफेक्टेड होगा। फॉर हीमोफीलिया मे ट्रांसमिट डिजीज टू सन। हाँ, इस केस में क्या होगा, कुछ कंडीशंस हैं, ये प्रॉब्लम्स आती भी हैं, पूछी भी जाती हैं। अभी हमने बात की कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर फीमेल है जिसके क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स, वो कैरियर कब होगी, जब उनमें से किसी एक के पास प्रेजेंट होगा ये डिफेक्टेड जीन किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर। तो उस केस में क्या होगा, हमें पता है कि जो फीमेल है उससे आगे चलकर 50% चांस होते हैं जो प्रोजेनी हो, वो डॉटर हो या फिर सन हो, तो 50% चांसेस होते हैं। अगर ये एक्स वाई के साथ जुड़ता है, मेल कैमीट वाई के साथ जुड़ता है, तो एक्स जो होता है एक्स वाई में, एक्स केस जो होता है एक डोमिनेंसी शो करता है वाई के कंपेयर में, क्योंकि वाई का जो जीन है वो साइज़ में भी छोटा होता है। तो हेट्रोजाइगसी शो होने की वजह से जो ये सन होगा आगे चलकर वो कैसा होता है, डिफेक्टेड होता है, हीमोफिलिक सन होता है। तो हीमोफिलिक फीमेल अगर होगी, यानी कि जो फीमेल है वो हीमोफिलिक हो, लेकिन ये कंडीशन बहुत रेयर होती है, यानी कि दोनों ही अलील्स पर डिफेक्टिव हो, ये केस होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। क्योंकि इस केस के लिए क्या होगा, इस केस के लिए ऐसा होना ज़रूरी है कि हीमोफिलिक फीमेल तभी हो सकते हैं या तो मदर के पास एक एक्स हो, कैरियर हो, और फादर के पास भी कैरियर हो, तो उस केस में ये होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। हीमोफिलिक सन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये मेल्स में डिजीज़ ज़्यादा होती है। जो एक्स क्रोमोसोम है कैरियर होता है जीन का। तो इसको आप इस तरीके से भी हमने एक बनाया हुआ है क्रॉस, की फीमेल अगर नॉर्मल है और हीमोफिलिक मेल होता है तो उस केस में क्या होता है। अगर फीमेल नॉर्मल है तो गैमीट्स बनेंगे एक्स एक्स मेल एक्स वाई, तो उस केस में क्या होगा, वही 50% बॉयज़ और 50% गर्ल्स की फॉर्मेशन होगी। लेकिन जो मेल का ये कैरियर जीन है ये किसको जा सकता है, ये जाएगा डॉटर को, सीधी सी बात है, क्योंकि वाई के से तो सन फॉर्म होता है, ये डॉटर को जाएगा।
तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमें पता है ये एक्स गैमीट से तो डॉटर की ही फॉर्मेशन होती है, तो इस केस में जो फीमेल होगी उसके पास ये जाएगा, इसलिए फीमेल होगी कैरियर। दूसरा यही कैरियर फीमेल हो और अगर मेल हो नॉर्मल, तो उस केस में क्या होगा, ये जो कैरियर है वाला क्रोमोसोम था उसने गैमीट फॉर्मेशन की, तो उस केस में आप देख रहे हो फॉर्मेशन हो रही है किसकी, XX, यानी कि कैरियर डॉटर XHY। ये जो कंडीशन है, ये जो सन फॉर्म हो रहा है ये XY, क्योंकि X क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टेड जीन आ गया है, इसकी वजह से जो सन होगा वो हीमोफिलिक होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होता है, ये Y जो है एक रिसेसिव ही फॉर्म में होता है, इसके कंपेयर में छोटा होता है, डोमिनेंसी भी शो नहीं होती है। दोनों डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम हैं, अगर सेम क्रोमोसोम होते हैं तो एक को दूसरा कवर कर लेता है। जैसे कि इस केस में अगर ये अफेक्टेड है तो ये एज अ डोमिनेंट अलील की तरह काम कर रहा है और इसकी एक्सप्रेशन को शो नहीं होने दे रहा है। लेकिन इस केस में क्या होता है, XY के केस में X डोमिनेंसी शो करता है। अगर X अफेक्टेड होता है तो जो इंडिविजुअल है उसको ये डिजीज़ होगी, तो ये हो गया हीमोफिलिक। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ में क्या होता है, जो RBC रेड ब्लड सेल्स की शेप होती है वो डिस्कॉइड शेप होती है, ओवल डिस्कॉइड। लेकिन जिसको ये डिजीज़ होगी उस कंडीशन में क्या होगी, उसकी RBC की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। वो एक नॉर्मली इस तरह की होती है, वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होने लगेगी सिक्कल की तरह। इस तरह की शेप फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं, तो इस केस में जैसा कि अभी हमने पढ़ा क्या होगा, इस केस में मदर और फादर दोनों का ही अफेक्टेड होना ज़रूरी है, तभी जो उनकी प्रोजेनी है वो ये कैरियर हैं, तभी इनकी आगे वाली जो प्रोजेनी होगी वो अफेक्टेड। तो इस केस में आप देख सकते हैं मदर और फादर दोनों ही कैरियर हैं, तो इस तरह से एक आने वाली प्रोजेनी अफेक्टेड होगी। 25% प्रोजेनी कैसी होगी, अफेक्टेड, और 50% एज अ कैरियर काम करेगी, और जो 25% है वो नॉर्मल होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, यानी कि जो ऑटोसोम्स हैं उन पर एक जीन प्रेजेंट होता है, उस जीन को ये अफेक्ट करती है। रिसेसिव डिजीज़, दोनों ही अलीलिक फॉर्म अफेक्टेड होंगी। ये होता किस वजह से है, फिनाइल एलेनाइन जो कि एक अमीनो एसिड है जो हम अपनी डाइट में लेते हैं। जब आप इसे डाइट में लेते हो नॉर्मली एंजाइम होता है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, ये इसे कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। लेकिन अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो फिनाइल एलेनाइन हमारी बॉडी में इकट्ठा होता चला जाएगा और ये कन्वर्ट होगा फिनाइल पायरुविक एसिड में, और ये यूरिन की फॉर्म से भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। ये केस में कुछ सिम्टम्स होते हैं। जो बच्चा होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हाइपो यानी कि अंडर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होगी, एक्जाइमा होगा उसको। इसको हम स्पेशल डाइट देते हैं, इसको वो फूड बिल्कुल भी नहीं दिए जाते हैं जिसके अंदर फिनाइल एलेनाइन प्रेजेंट होता है। जिसके अंदर फिनाइल एलेनाइन लो डाइट में होगा उसी खाने को हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं। ये था फिनाइलकीटोन्यूरिया।